हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आपने कल की क्लास देखी होगी, कल की क्लास बहुत कम समय की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं करेंगे। कल मैंने फ्रांस वाली क्रांति करा दी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है। और क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में वर्ल्ड जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं आएगी, तो हम क्यों उसमें समय वेस्ट करें। तो ये क्वेश्चंस हम नहीं देखेंगे। तो जो जो टॉपिक्स हमारे इसमें आ सकते हैं हम बस वही टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत वाली चीज़ें कर लेते हैं और विश्व से हमें कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल इस एग्ज़ाम में। तो जो आ रहा है उसे ही पढ़ते हैं, समय क्यों वेस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके, ठीक है। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगी, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी, जो भी मैंने चीज़ें कराई हैं वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, तो पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग से हम कंप्लीट करेंगे इसमें। तो जो जो टॉपिक है बस वही उठाने हैं हमको, ठीक है। बाकी हम एक्स्ट्रा फालतू कुछ नहीं करने वाले। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया है भैया? तो ये निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहले ही खांसी आ गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के व्यापार संतुलन को निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ और इसे प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस कर्जे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो बाबा सोहन सिंह भागना को। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना के बाद सोहन सिंह भागना को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर है आंसर आपका, रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई थी और जबरन भर्ती की प्रक्रिया के द्वारा भारतीय सिपाहियों को सेना में भर्ती किया गया था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का विचार से। तो महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह है, तो महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह जो है वो एक सक्रिय गतिरोध है, सक्रिय प्रतिरोध। तो महात्मा गांधी ने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। बिहार में चंपारण के नील मजदूरों की समस्या की जांच के लिए गांधी जी को चंपारण जाने के लिए किसने राजी किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के शुरुआती प्रयास में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आई और भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था, नील खेती के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? तो उन्होंने 1917 में की थी। 1918 में महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? तो ये नील की खेती से संबंधित था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी?
तो जेबी कृपलानी ने, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने और बाबू बृजकिशोर प्रसाद ने की थी। तो महात्मा गांधी के शुरुआती प्रयास में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए और इन आंदोलनों के माध्यम से उनका बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और बाबू बृजकिशोर प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ था। अब चलते हैं रॉलेट एक्ट में। तो रॉलेट एक्ट क्या है? तो भैया रॉलेट एक्ट जो है वो गांधी जी ने 1919 में पारित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी थी? तो ये था रॉलेट। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस दिन अमृतसर पंजाब में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे और काफी लोग सरकार के द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और आते ही उसने मैदान से बाहर निकालने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए और इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और इस नरसंहार के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइट की उपाधि को त्याग कर अंग्रेजों पर अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए एक प्रेरणा था? तो ये था जलियांवाला बाग के अत्याचार। जलियांवाला बाग के अत्याचार, ठीक है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो ये हुआ था आपका 19 अप्रैल को। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए बने 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए बने जांच आयोग का नाम क्या था? तो इसका नाम था हंटर आयोग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलाई थी? तो इसने जनरल डायर ने चलवाई थी। असहयोग ही क्यों? एक गांधीवादी के रूप में यदि आप सत्याग्रह के विचार का अभ्यास करते हैं तो आप इस पर जोर देंगे। तो किस पर जोर देंगे भाई? हम इसको छोड़ दो। हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज M.K. गांधी ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? गांधी जी है। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, तो किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना की थी बाबा रामचंद्र दास ने, ठीक है, 1920 में। और एक ट्रेड यूनियनवादी थे ये। इन्होंने अवध के किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रतापगढ़ जिले का खरगांव किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था और इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने दिशा निर्देश दिया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। वो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा और इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी और इस सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती व प्रथम महासचिव NG रंगा थे। इसके पहले असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व किए थे और बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे और बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया था। जून 1920 में ही जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया एवं गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। प्रथम किसान सभा के अधिवेशन से गांधी जी का संबंध नहीं था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से संबद्ध नहीं थे? तो भैया रामनाथ सिंह नहीं थे। तो गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1928 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। 1919 में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार
की संगठित कार्रवाई की गई और अवध में सन्यासी बाबा रामचंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। फिजी से लौटे बाबा रामचंद ने भी किसानों को संगठित करना शुरू किया तथा जवाहरलाल नेहरू से मिले एवं किसानों के बीच भ्रमण शुरू किया, जबकि रामनाथ सिंह यूपी किसान सभा से संबद्ध नहीं थे। इसी प्रकार बिहार में किसान सभा आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ था। बिहार में किसान सभा आंदोलन डैश के नेतृत्व में शुरू हुआ, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चलते हैं तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए गठित किया गया था और ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा और उसने उत्तरदायी शासन तथा भारत में एक संघ की स्थापना पर अपना सुझाव दिया था। किसने महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया है? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया और गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। 1920 के दशक की शुरुआती समय वर्ष औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक संगठनों के उत्थान हेतु एक महत्वपूर्ण दशक था और इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको छोड़ दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसमें राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो भैया राष्ट्रीय एकता का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो हुआ था 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मांग लिया गया और इसी के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी इरविन समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए, तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए और इस समझौते के तहत गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। सामूहिक अपनेपन का भाव, इससे क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन लागू होने के साथ ही जन विद्रोह शुरू हो गया। 1763 से 1856 तक सैकड़ों छोटे छोटे विद्रोहों के अलावा 40 से अधिक बड़े विद्रोह हुए। सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह हुआ, ठीक है। तो ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे परंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। तो भैया कूट से मिलाना है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन लागू होने के साथ ही जन विद्रोह शुरू हो गया था। 1763 से 1856 तक सैकड़ों छोटे छोटे विद्रोहों के अलावा 40 से अधिक होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे परंतु उसका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। तो किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो ये अवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो अवींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। भारत माता छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में उसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद बट में शामिल कर दिया। ये गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और ये तिरंगा सफेद, हरा और लाल रंग का था। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो भैया बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में राष्ट्रवाद पर चिंताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो ये प्राथमिक स्रोत माना जाता है तो अवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग भारत माता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ और मोहनदास करमचंद गांधी का स्वराज झंडा। बंकिम चंद्र उन चरमपंथियों के दूत थे जिन्हें नरमपंथियों की नीति में कोई विश्वास नहीं था। बंकिम चंद्र के बारे में क्या गलत है? तो उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से एक संयुक्त भारत की कल्पना की जिन्होंने बुराई की नष्ट करने के बाद धर्मराज की स्थापना की थी। तो ये गलत है। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में उसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया और आतंकवादी राष्ट्रवादियों ने धर्मराज पर बंकिम के जोर से अपना संकेत लिया। बंकिम चंद्र महाभारत की ओर मुड़ गए क्योंकि राम मोहन ने भगवत गीता से उपनिषदों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रकार विकल्प ए सी डी सही है जबकि बी बंकिम चंद्र के बारे में गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो देख लेते हैं इससे हमारे क्वेश्चन अगर हमारे वर्ल्ड के होंगे तो हम नहीं करेंगे और अगर इंडिया के होंगे तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी वर्ल्ड से है, तो विश्व अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, तो हम इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा है, फिर मैं। तो दोस्तों हम सीधे यहाँ पहुँच चुके हैं 53 वाले में। तो इसके बीच में इसीलिए मैंने आपको याद होगा, अगर आप क्लासेस कर रहे थे एनसीईआरटी की, तो मैंने वहाँ पर आपको 6-7 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की कराई, उसके बाद मैंने नहीं कराई। तो 8th 9th 10th 11th मैंने कंप्लीट नहीं कराया, सीधे आपको मैंने 12th पर ले आई। देखिए वो रीज़न मैंने वहाँ पे भी बताया था कि वर्ल्ड हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि आपका समय बर्बाद हो, और इसलिए मैंने डायरेक्ट 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको शुरू कर दी थी। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। तो हम जो है 12th क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं ये। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल से हम पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मिस्र अथवा मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया में कहीं से भी प्राप्त वास्तु की तुलना हम मोहनजोदड़ो के निवासियों के विशाल आवासों प्रागैतिहासिक मिस्र अथवा मेसोपोटामिया या पश्चिमी एशिया में कहीं से भी प्राप्त वास्तु की तुलना हम मोहनजोदड़ो के निवासियों के विशाल आवासों एवं सुनिर्मित स्नानागार से नहीं कर सकते। ये है कहना किसका? जॉन मार्शल का। तो जॉन मार्शल ने कहा था कि प्रागैतिहासिक मिस्र अथवा मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया में कहीं भी प्राप्त वस्तु की तुलना हम मोहनजोदड़ो के निवासियों के विशाल आवासों एवं सुनिर्मित स्नानागारों से नहीं कर सकते। यहाँ ज्ञात है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारत में सैंडल सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? तो हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य काल युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय तांबा और टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था। तो आप जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और बहुत ध्यान से करने भी हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में है? तो हुलास बताइए कहां पर है आपका? राजस्थान, हरियाणा या गुजरात में? तो हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ के टीले की खुदाई में विभिन्न चरणों की संस्कृतियों का पता चलता है और यहाँ से मृदभांडों की भी प्राप्ति हुई है जो सैंधव मृदभांडों से मिलते जुलते हैं। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, ठीकरे, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं और सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध में फैली हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बलूचिस्तान आदि प्रदेशों तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र और पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर, पाकिस्तान तक विस्तृत है। हड़प्पा स्थलों पर निम्न में से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक साक्ष्य हैं, यानी कि हल भी मिला है, हल्का टेराकोटा भी मिला है और नहरों के निशान भी पाए गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से जुते हुए खेत, हल रेखाएं, बनावली से हल्का टेराकोटा मॉडल और शोरतु घई अफगानिस्तान से नहरों के निशान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो चिरान, बेलन घाटी या फिर कौशल? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों के अंतर्गत कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा, सुतकांगेडोर, लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, कुनाल आदि प्रमुख है। इसके विपरीत चिरान नवपाषाण कालीन स्थल है, जबकि बेलन घाटी से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौशल 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसकी राजधानी साकेत यानी कि अयोध्या थी। तो हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। तो हड़प्पा सभ्यता प्रथम शहरी दक्षिण एशिया का संस्कृति थी। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति है। दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता है, जो वर्तमान पाकिस्तान और
उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंडो सभ्यता में हुआ था। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानता उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों, विनिमय और ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुल्लुर, लोथल, बनावली और धोलावीरा आदि इस सभ्यता के नगर नियोजन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिकता पा लिया था और सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा है। तो ए सही है, आर गलत। तो कांस्य युग में मानव के तकनीकी संस्कारिकता पा लिया था। कांस्य युग क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों और मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सही जानकारी मिलती है। उस समय तांबा और टिन मिलाकर लोग कांसा बनाने लगे थे, अतः सभी क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने का यही एकमात्र कारण नहीं था। नेक्स्ट है आरंभ, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था। तो सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष संघवाद। तो सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष संघवाद पर आधारित थी। आभूषणों से लदी हुई नारी मणिमूर्तियां मिली हैं जिन्हें संभवतः मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था। इसमें विशाल स्नानागार और कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित है। हड़प्पा वासियों के हथियार पत्थर, तांबे और कांसे से बने थे। कालियन, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। हड़प्पा वासियों के हथियार किससे बने थे? तो हड़प्पा वासियों के हथियार जो हैं वो पत्थर से भी थे, तांबे से भी थे और कांसे से भी थे। अब बात करते हैं निर्वाह के तरीके में। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहर सिंचाई के प्रथम प्रमाण वाला जाना जाता है? तो सिंचाई के प्रथम प्रमाण जो है वो शोरतुघई से मिले हैं। तो शोरतुघई उत्तरी अफगानिस्तान के बदरुशान प्रांत में कोकचा नदी और आमू दरिया के विलय क्षेत्र के पास लगभग 2000 ईसा पूर्व में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक बस्ती थी। सिंधु सभ्यता में शोरतुघई स्थल नहर सिंचाई के साथ प्रमाण के लिए जाना जाता है। शोरतुघई व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल था। नेक्स्ट है कि इस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा राजस्थान में मिला है। ठीक है, तो सैंडो सभ्यता के हड़प्पा पुरास्थल के कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राचीन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में व उत्खनन बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया था। यहाँ से चूड़ी निर्माण, टेराकोटा, शंख, सेलखड़ी की चूड़ियां, मिट्टी के खिलौने, बेलनाकार तंदूर आदि के साक्ष्य मिले हैं। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। तो हड़प्पा स्थल कालीबंगा से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा के कालीबंगा शहर में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब है। टेराकोटा मूर्तियां विशेष रूप से गायब है। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की है। ठीक है, इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां विशेष रूप से गायब है? तो ये गायब है आपकी कालीबंगा से। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकों की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी। मोहनजोदड़ो में किले और शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 और 10 मीटर की थी। पुरातत्वविद खाखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। फ्यांस से बने लघुपात जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे अधिकांशतः मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट है किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो नर्तकी की मूर्ति जो है वो कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में किले और शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः कितनी थी? तो ये थी 6 व 10 मीटर की।
अब बात करते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। तो हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? तो हड़प्पा वासी जो है वो मृत्यु के बाद का जीवन मानते थे। हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार किया जाता था। हड़प्पा काल में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 प्रथाएं विद्यमान थी। पहला, मृतक को दफना दिया जाता था। दूसरा, उसके उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं दबा दी जाती थी। दूसरा, कलश समाधान विधि। और तीसरा, मृतक को पशु पक्षियों के आहार के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। बाद में बची हुई हड्डियों को दफना देते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा लोगों के द्वारा पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो हड़प्पा लोगों के द्वारा पीपल के पेड़ की पूजा काफी यानी कि ज्यादातर की जाती थी। मोहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, जिसके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, मान्यता अनुसार प्रकृति पूजा के संकेत देते हैं। हड़प्पा के पुरुषों की छवि के निचले परिधान के लिए धोती का उपयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। समुद्री गतिविधियों लोथल, बालाकोट और सुतकाहे को आदि स्थलों से मिलती है, जबकि देशलपुर से नहीं मिलती। नेक्स्ट है, हड़प्पा के पुरुषों की छवि के निचले परिधान के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो ये धोती का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समुद्री गतिविधियां कहाँ पर नहीं मिलती हैं? तो समुद्री गतिविधियां जो हैं वो देशलपुर में नहीं मिलती हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। जेड हड़प्पा स्थलों में कहाँ से आया था? तो जेड हड़प्पा स्थलों में आया है मध्य एशिया से। तो जेड हड़प्पा स्थलों में मध्य एशिया संभवतः चीन से आया था और इसका प्रथम साक्ष्य ब्रह्मपुत्र घाटी से स्थित दाओजली हैडनिंग से प्राप्त हुआ है। ये स्थल म्यांमार और चीन की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित था। हड़प्पा वासी चीन से जेड तथा सीडर वुड, अफगानिस्तान और ईरान से टीन, गुजरात, ईरान तथा अफगानिस्तान के सोने का आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के विकास में निम्नलिखित में से किस धातु का बड़े पैमाने पर योगदान हुआ है? तो तांबा धातु का बड़े पैमाने पर योगदान हुआ। हड़प्पा सभ्यता यद्यपि कांस्य युगीन सभ्यता थी, किंतु कांसे के औजार वस्तुएं बहुत कम मिले हैं। अधिकतर औजार एवं सामान तांबे द्वारा निर्मित थे। कांसे को भी तांबा और टिन मिलाकर बनाया जाता था। अतः हड़प्पा सभ्यता के विकास में सर्वाधिक योगदान तांबा अत्यधिक उपयोग में लाया गया धातु का है। हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख स्थलों से तांबे का औजार, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित सनौली पुरास्थल से ताम्र यानी कि कॉपर निर्मित 3 रथ प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासी सोने एवं मनकों से निर्मित आभूषण पहनते थे। हड़प्पाई पुरस्थल अलादीनो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मांडी में स्वर्णाभूषणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा वासी सोने का आयात कर्नाटक से और तांबे का आयात राजस्थान यानी खेतड़ी, ओमान आदि स्थानों से करते थे। इंड्स घाटी लोगों के द्वारा अत्यधिक उपयोग में लाया गया धातु क्या था? तो भैया वो धातु था कॉपर। ठीक है, यानी कि तांबा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरास्थल से तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है? तो तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है सनौली से। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में स्वर्णाभूषणों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं आपके हड़प्पा अलादीनो से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और मांडी से, तो चारों से। लोथल और चंदूडो में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, तो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोथल और चंदूडो का मोती बनाना यानी कि मनके बनाने का। तो हड़प्पा सभ्यता में लोथल, चंदूडो, धौलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरणों के प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि ये स्थल मनका यानी कि मणि निर्माण अर्थात मोती बनाने का प्रमुख केंद्र था। चनहूद्रों के लोग शिल्प उत्पादन कार्यों में संलग्न थे और यहाँ के शिल्प कार्यों में मनका बनाने, प्रस्तर, मनकों के बरमे, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण आदि सम्मिलित था। नागेश्वर तथा बालाकोट जैसी समुद्र तटीय बस्तियां शंख से बनी वस्तुओं जैसे चूड़ियां, करछियां आदि के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। शोरतुघई अफगानिस्तान जैसी बस्तियों की स्थापना एक विशेष प्रकार की अर्ध कीमती पत्थर के उपयोग के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लोथल और चंदूडो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो अभी हमने बताया मणि निर्माण। और निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरास्थल को एक विशेष प्रकार के अर्ध कीमती पत्थर का उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था, वो था आपका शोरतुघई। ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पी पुरास्थलों में से एक पर प्रस्तर मनकों के बर में पाए गए हैं, इसकी पहचान कीजिए। तो ये पहचान है चनहूदड़ो की। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रस्तर निर्मित एक नग्न करबंद मूर्ति जो अपनी तक्षण तकनीक के लिए विख्यात है, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। तो प्रस्तर निर्मित एक नग्न करबंद मूर्ति जो अपनी तक्षण तकनीक के लिए विख्यात है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो विकसित नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से परवर्ती काल का एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है जिसे एच कब्रिस्तान नाम दिया गया। रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल से अन्न भंडार, श्रमिक आवास और ईंटों से जुड़े
खगोल चबूतरे प्राप्त हुए हैं। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, तो सिंधु घाटी स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी स्थल सुतकांगेडोर दाशक यानी कि दाशक नदी के मुहाने पर स्थित है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित सैंडल सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज स्टाइन ने 1927 में की थी और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मृदभान, ताम्र निर्मित बाणाग्र आदि प्रमुख है। सिंधु घाटी की नागरिकता, तो सिंधु घाटी की नागरिकता 5000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी की नागरिकता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हाल के ग्रंथों में ओमान और सिंधु क्षेत्र को मगन और मेलुहा के नाम से जाना जाता है। 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र में तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान और मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। ये लेख मेलुहा के प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। मेसोपोटामिया के लेखक मेलुहा के नाविकों का देश कहते थे। हाल के ग्रंथों में ओमान और सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ओमान और सिंधु क्षेत्र को मगन और मेलुहा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन बैक्ट्रिया क्षेत्र में हड़प्पई संस्कृति की उपस्थिति के चिन्ह किस पुरास्थल या पुरास्थलों से दृष्टिगोचर होता है? तो ये होता है प्राचीन बैक्ट्रिया क्षेत्र के हड़प्पई संस्कृति में उपस्थित चिन्ह अफगानिस्तान के शोरतुगई पुरास्थल से दृष्टिगोचर होता है। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। अफगानिस्तान में शोरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल, जो कार्निलियन, गुजरात में भड़ौत, शेलखड़ी, दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात और धातु राजस्थान के खेतड़ी की खान से तांबे प्राप्त हुए के स्रोतों के निकट स्थित था। हड़प्पा काल में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो हड़प्पा काल में तांबा खेतड़ी की खानों से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट है, ओमान तट और सिंधु क्षेत्र के साथ मेसोपोटामियन व्यापार के लिए एक सैंधव व्यापारिक केंद्र क्या था? तो ये था दिलमुन का अजीरा। ठीक है, तो ओमान तट और सिंधु क्षेत्र के साथ मेसोपोटामियन व्यापार के लिए एक सैंधव व्यापारिक केंद्र दिलमुन का अजीरा था। हड़प्पा निवासी ओमान से तांबा आयात करते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त दिलमुन, बहरीन द्वीप तथा मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र नाम मेसोपोटामियन लेखों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कथन होगा, इसको छोड़ दो। हड़प्पा के लोग सिमोरिया को कपास निर्यात करते थे और हड़प्पा के लोग कपास की पैदावार करने वालों में प्रथम थे। तो भाई हड़प्पा के लोग सिमोरिया यानी कि मेसोपोटामिया या दक्षिणी भाग को कपास का निर्यात करते थे, क्योंकि कपास उत्पादन में हड़प्पा वासी प्रथम स्थान रखते थे। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, ओमान, दिलमुन, बहरीन द्वीप और मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम प्राप्त होता है। मेसोपोटामिया का यह अभिलेख मेलुहा से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का उल्लेख करता है, जिनमें से एक उत्पाद कपास भी था, और कपास का उत्पादन विश्व में सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था। इसलिए विश्व में कपास केवल भारत के पास ही था और यहीं से विभिन्न क्षेत्रों में कपास का निर्यात किया जाता था। सिंधु व्यापार केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन सी थी? तो प्रवेश बंदरगाह थी मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, तो प्रवेश बंदरगाह बहरीन थी। तो मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मक्कन और मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। ये लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं, जिसमें कार्लिनियन पत्थर, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां आदि। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता सुमेर, मेसोपोटामिया तथा इजिप्ट थी। मेसोपोटामिया से एक बेलनाकार मोहर मिली है, परंतु इस पर बना
कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया है प्रतीत होता है, इसलिए सिंधु से मिले पालतू पशुओं में हाथी का साक्ष्य मेसोपोटामिया से नहीं प्राप्त होता। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था चीन, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी से जुड़ी हुई थी, किंतु वह ग्रीक और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से जुड़ी हुई नहीं थी। बहरीन में मिली गोलाकार मुहर, फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। सिंधु घाटी के समकालीन मेसोपोटामियन ग्रंथ में दिलमुन और मकन दो मध्यवर्ती स्टेशन थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के समकालीन मेसोपोटामियन ग्रंथ में कौन से दो मध्यवर्ती स्टेशन है? तो वो मध्यवर्ती स्टेशन है दिलमुन और मकन। मेसोपोटामिया और हड़प्पा ने एक ही अनाज का उत्पादन किया और उनके पास एक ही तरह के पालतू जानवर थे। हालांकि हड़प्पा के पालतू जानवरों में से कौन सा जानवर मेसोपोटामिया में नहीं मिला था? तो भैया मेसोपोटामिया में हाथी नहीं मिला है। ठीक है। कौन इंडस या हड़प्पन सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ग्रीक जो है वो इंडस और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थे। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? तो दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़दार बैल की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़दार बैल की पूजा के प्रमाण मिलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी और शिव की पूजा के अतिरिक्त विविध प्रकार के पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। पशुओं में गैंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर जिस पर कुबड़दार वृषभ बैल का चित्र बना है जो सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। अब बात करेंगे मोरे लिपि और बाट की। तो हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों की एक परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे जो सामान्यतः चर्ड नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के चिन्ह रहित घनाकार होते थे। तो आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों की एक परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है जो सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के चिन्ह रहित घनाकार होते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे और छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। इंडस लिपि कार्ड निकालने का काम किसने किया है? तो ये आई महादेवन ने किया है। तो इंडस लिपि कार्ड निकालने का काम आई महादेवन ने किया था। हड़प्पाई लिपि के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर एक यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णन ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया और बाद में बाईं ओर का स्थान कम पड़ गया। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को पशुपति मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? तो पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो से खोजी गई। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो स्थल पर खोजी गई। 1853 में हड़प्पा मुहर की खोज करने वाले पहले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1875 में उन्हें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला जनरल बनाया गया था। हड़प्पा कालीन आदि शिव मुहर पशुपति मुहर से धार्मिक मान्यता के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया जो संभवतः शिव पशुपति है। इस योगी के इर्द गिर्द 4 पशु है, गैंडा, भैंसा, एक हाथी और बाघ एवं सिंहासन के नीचे 2 मृग दर्शाए गए हैं। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्राचीन बुद्ध जैन तीर्थंकर की पशुपति मुहर है। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए भी होता था। नेक्स्ट है, 1853 में हड़प्पा मुहर की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, अधिकांश हड़प्पा मुहरों पर किस जानवर को उत्कीर्ण किया गया है? तो ये बिना कुबड़ वाले बैल यानी कि यूनिकॉर्न को किया गया है। तो हड़प्पाई मुहर संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप बिना कुबड़ के बैल, यूनिकॉर्न जैसे जानवर के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मोहरें इस काल की छवियों और लेखन की मुख्य स्रोत होती थी। हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? तो ये था मोहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस लोग धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे और उनके पास धात्विक सिक्के बनाने की तकनीक नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें यानी कि मुद्रा बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिली है जिनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा लोगों के पास धात्विक सिक्के बनाने की तकनीक यानी कि हाइड्रोमेटलर्जी नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक नहीं थी? तो भाई हाइड्रोमेटलर्जी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है,
सभ्यता का अंत। तो हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण महामारी भी थी, भारी बाढ़ भी था और विदेशी लोगों के आक्रमण भी थे। तो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के विनाश के कारणों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिपर, हीलर, स्टुअर्ट पिगट आदि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा संस्कृति का विनाश बाह्य आक्रमण के कारण हुआ, जबकि प्रसिद्ध भूतत्व वैज्ञानिक एम.आर. साहनी का विचार है कि सैंधव नगरों का विनाश भारी बाढ़, जल प्लावन के कारण हुआ। कि यू.आर. कनेडी ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण करने के पश्चात ये निष्कर्ष दिया कि सैंधव संस्कृति का विनाश मलेरिया, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने हड़प्पा के निवासियों के द्वारा शहरी स्थलों को छोड़ने का प्रमुख कारण जलीय चक्र में परिवर्तन को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासियों के द्वारा शहरी स्थलों को छोड़ने का प्रमुख कारण कौन सा था? तो ये था जलीय चक्र में परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है, तो ये है चालकोलिथिक। तो हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है चालकोलिथ ताम्र पाषाण काल। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों की स्थापना हुई। इन बस्तियों के निवासी पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करते थे, जिसके कारण इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति आदि ताम्र पाषाणी संस्कृतियों का उदय हुआ। ताम्र पाषाण संस्कृति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का घोतक थी। राजस्थान में स्थित कालीबंगा तथा हरियाणा में स्थित बनावली के स्थल से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से चालकोलिथिक थी। नेक्स्ट है, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था, तो ये ग्रामीण था। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में चालकोलिथिक थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, उसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। तो ये है हकरा। तो ऋग्वेद के साक्ष्य के आधार पर कुछ विद्वान सरस्वती नदी के इर्द गिर्द ही हकरा नदी का प्रवेश मानते हैं, लेकिन सरस्वती नदी की पहचान बहुत से पुरातत्वविदों ने घग्गर और हकरा नदी से की। इस समय जब आर्यों का फैलाव भारत भूमि पर होना शुरू हुआ तो ये नदी सूख चुकी थी। इस क्षेत्र का रफीक मुगल ने अध्ययन किया है, जहां इन्हें घग्गर हकरा के डाई बेड पर चित्रित धूसर काल की बस्तियों के संकेत मिले हैं। इस प्रकार चोलिस्तान मरुस्थल हकरा पीठ के पूर्व तथा दक्षिण में स्थित है और निचले भाग में हकरा सिंधु नदी से मिलकर कक्ष के रण में गिरती थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो SI के पहले निदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इसकी स्थापना 1861 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए थे और उस समय के पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य और अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडस लोग देवी माता को पूजते थे और इंडस के कई स्थानों के उत्खनन दर्शाते हैं कि इंडस के लोग देवी माता की मृण मूर्ति को पूजते थे। तो इंडस लोग देवी माता को पूजते थे क्योंकि इंडस के कई स्थानों में उत्खनन दर्शाते हैं कि इंडस के लोग देवी माता की मृण मूर्ति को पूजते थे। यहाँ से आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे तथा इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। हड़प्पा स्थलें कहाँ पाई जाती थी? तो हड़प्पा स्थलें आपकी पाई गई हैं, सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी, किंतु लोग उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य और रिपोर्ट खंडहरों का आधुनिक विवरण के महत्व को समझ नहीं सके। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से कुछ मोहरें प्राप्त करी और सिद्ध किया कि भारत की अपनी एक प्राचीन सभ्यता थी। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करी है। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन महाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के पश्चात हड़प्पा के प्रमुख स्थल पाकिस्तान में है। इस सभ्यता का विस्तार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, लोथल धौलावीरा गुजरात, आलमगीरपुर मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र आदि स्थानों तक हुआ था। राना गुंडई बलूचिस्तान नामक पुरास्थल से घोड़े के दांत पाए गए हैं और लोथल से डाकयार्ड यानी कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धौलावीरा से नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। लोथल एवं अन्य हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि उन्हें टेराकोटा के खिलौने जैसे पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी के खेल का ज्ञान था। किस हड़प्पा साइट पर घोड़े के दांत पाए गए थे? तो ये राना गुंदई में। ठीक है। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। सिंधु घाटी
सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया है? चार्ल्स मेसन के द्वारा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा खेल ज्ञात था? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो टेराकोटा के खिलौने जो हैं वो बनाते थे। तो किस हड़प्पा बस्ती में डाकयार्ड का पहला प्रमाण मिला है? तो डाकयार्ड भैया आपका लोथल में मिला है। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई है? तो ये की गई है धौलावीरा से। नेक्स्ट है, विभिन्न हड़प्पा स्थलों में कौन सी समानता चिन्हित है? तो ये है नगर नियोजन। तो विभिन्न हड़प्पा स्थलों के नगर नियोजन में समानता दिखाई देती है। हड़प्पा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व तक जीवित रही। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के परिचायक थे। सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक स्तर पर ईंटों की संरचनाएं, लेखन कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहरों के बीच अंतर, कांसे के औजारों का इस्तेमाल और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में जम्मू से गुजरात तक संपूर्ण क्षेत्र में ईंटों का निर्माण समान अनुपात में किया जाता था। ईंटों की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी, अर्थात ईंटों का निश्चित अनुपात 1:2:4 था। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक नियोजन जल निकास प्रणाली थी। नगरों की सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूर पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें से एक मालगोदाम, अन्नागार जैसी विशाल संरचना थी जिसके निचले हिस्से ईंटों से बनाए जाते थे। जैसे हड़प्पा से 6 अन्नागार धान्य कोष्ठ प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात बताइए? तो 1:2:4 था। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ है? तो हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता में नहर की जानकारी नहीं थी। ढेकली की थी, कुआं की थी, कुएं और पुल्ली की भी थी। तो ना हड़प्पा नहर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है कहीं से भी। ठीक है, तो सिंधु नदी पर बांध के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं और घरों में कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। समानता कहा जाता है कि सिंधु लोग संभवतः प्रकृति उपयोगितावादी हैं और कारण कहता है कि हड़प्पा नागरिकता में आम लोग प्रधानता टेराकोटा की लघु मूर्तियों का उपयोग किया करते थे। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही है। तो सामान्यतः सिंधु वासियों का स्वभाव प्रकृति उपयोगितावादी था क्योंकि हड़प्पा नागरिकता में आम लोग प्रधानता टेराकोटा की लघु मूर्तियों का उपयोग किया करते थे। यहाँ के लोग शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। कालीबंगन और लोथल से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं। कुछ मोहरों पर आदि शिव पशुपति को योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है और कुछ मोहरों पर एक श्रृंगी जानवर वृक्षों की पूजा करते हुए लोग आदि चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त टेराकोटा की अनेक मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसे पुरातत्वविदों ने मातृ देवी की मूर्ति कहा। प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सैंधववासी प्रकृति की पूजा करते थे और उनके उपयोगितावादी विचारों को दर्शाता है। ठीक है, और राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो हम यहाँ पे 16 महाजनपद वाला आप देखेंगे कल। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल। बाय बाय।